बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जबकि पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान भी बना रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो है उस इजलास से खिताब भी करेंगे। कल होगा इजलास और रवायती तौर पे अगला जब पार्लिमानी साल शुरू होता है तो उससे खिताब करेंगे जरदारी साहब, लेकिन मुख्तसर खिताब होगा और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके रहनुमाओं को। मुस्लिम लीग की हुकूमत है चूँकि, तो पहले तो ये था कि शायद वो वजारतों में शामिल होंगे, फिर वजारतों में शामिल नहीं हुए, और दूसरा ये है कि मामला के मुलाकातें भी नहीं हो सकी अहम रहनुमाओं की जो बात हुई थी। कल शायद मुलाकात होगी जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि मुश्तरका इजलास है और उसमें ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता ये है कि वो या तो प्रेसिडेंट उसमें डायरेक्शन देते हैं या हुकूमत की तारीफ़ करते हैं या हुकूमत को मतलब डायरेक्शंस देते हैं, कुछ करते हैं। तो अब देखना है कि उनकी क्या बात हो। ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, तो वो तारीफ़ ही करेंगे और कोई हो सकता है कुछ सजेशंस भी दें अपनी तकरीर में। लेकिन ये है कि बहरहाल ये वजारतों पे और ये जो पॉलिटिकल ढांचा है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा, वजारतों के ऊपर भी और बाकी मामलात के ऊपर भी। लेकिन ये है कि देखें ये कब तक चलता है, ये जो अरेंजमेंट है, और किस तरह चलता है और कैसे मुल्क को बुरहानों से निकालता है। बुरहान जो है वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक तो कांस्टेंट बुरहान है हमारे मुल्क में जो कि सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से, सोशल अनरेस्ट है, टर्मोइल मुख्तलिफ हैं, खारजा पॉलिसी, और ये टर्मोइल जो कि ग्लोबल एक बड़े समंदर में एक जो है वो मुख्तलिफ रियासत और रियासतों के जो दरिया एक बड़े समंदरों में, समंदर जो है वो मतलब पूरा क्यास है इस वक्त ग्लोबल लेवल पे। और उसमें जो हम कहीं से भी एक नुक्ता उठा के शुरू करते हैं तो हम फिर बात को आगे लेके चलते चले जाते हैं। तो हम उठाते हैं फिर ज़ेलेंस्की साहब से, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो तमाम पिछले 2 हफ्ते जो मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि वाशिंगटन, यूक्रेन, ब्रसल्स, जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, बरतानिया, पे दर पे इजलास, EU के इजलास, नेटो के इजलास, फिर EU के इजलास, फिर खसूसी इजलास, फिर पता नहीं कितने इजलास, मुलाकातें, सब कुछ करके जब पूरा यूरोप उन्होंने हिला के रख दिया है, और तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको यूरोप से निकाल के कहा है कि सऊदी अरेबिया आ जाओ, तो आज वो रात को किसी वक्त फ्लाई कर जाएंगे, सऊदी अरब पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल सुबह उनकी जो सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है, और वो 2 दिन गालिबन उन्होंने सऊदी अरबिया में रहना है। उनके साथ डेलीगेशन भी आ रहा है, उसमें उनके वज़ीर दिफा भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और वज़ीर और चीफ़ ऑफ स्टाफ भी हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के। इनको यूरोप से निकाल लिया और ये 2 दिन रहेंगे। उसके बाद जब अमेरिकन डेलीगेशंस के साथ मुलाकात स्टार्ट होगी, गालिबन बुध के रोज़ जब सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और अमेरिकन डेलीगेशंस की मुलाकात शुरू होगी। अमेरिकन डेलीगेशन में जो है वो उनके सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, उनके NSA माइक वॉल्च, और उनके नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता, लेकिन वो यूक्रेन के मामला भी हल कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त, स्टीव विटकॉफ। ये सारी शख्सियात जो हैं ये अमेरिकन डेलीगेशन, तो ये जब मिलेगा यूक्रेन के डेलीगेशन के साथ तो उसमें ज़ेलेंस्की नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की वज़ीर वली अहद से मुलाकात करके या तो वापस चले जाएंगे यूक्रेन या बाहर ही कहीं बैठे रहेंगे। लेकिन वो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मेरे साथ आके बैठो, तो वो ज़ेलेंस्की गए, वहाँ जो कुछ होना था वो हुआ, तमाशा लगा ओवल ऑफिस में। अब ये जो मुलाकात होगी सऊदी अरेबिया में, ये उधर के सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के और इधर के
वज़ीर ख़ारजा, उधर के जो हैं वो NSA और इधर के वज़ीर दिफा, और उधर के नुमाइंदा खसूसी और इधर से ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ। ज़ेलेंस्की उसका हिस्सा नहीं होंगे, जिसमें सारे मामले तय हो जाएंगे। और ये चाहे वो जंगबंदी हो, चाहे वो जो है वो ये मिनरल्स के हवाले से एग्रीमेंट हो, या जो भी कुछ हो, वो सारा तय हो जाएगा उस इजलास में जिसका ज़ेलेंस्की हिस्सा नहीं होंगे। सऊदी अरेबिया में होते हैं या चले जाते हैं वापस, क्योंकि उनका डेलीगेशन अंदर बैठ के फैसला कर रहा होगा, और ये जो है ये उस इजलास में शरीक नहीं होंगे। ये एक अजीब उनके लिए एक पोजीशनिंग हो गई। और इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचें, इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्वीट किया एक्स, और वो कहते हैं कि अगर मैं पहली स्लाइड दिखाऊँ, कहते हैं आई लिटरली चैलेंज पुतिन टू 1-on-1 फिजिकल कॉम्बैट। पूरे कुश्ती के लिए तैयार हूँ ओवर यूक्रेन एंड माई। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं माई स्टारलिंक सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ यूक्रेनियन आर्मी। स्टारलिंक मेरा जो है वो बैकबोन है यूक्रेनियन आर्मी के। एंटायर फ्रंट लाइन विल कोलैप्स इफ आई टर्न इट ऑफ। पूरी फ्रंट लाइन यूक्रेन की खत्म हो जाएगी अगर मैं अभी स्टारलिंक को बंद कर दूं। व्हाट आई एम सिकन्ड बाय इज ईयर्स ऑफ स्लॉटर इन ए स्टेलमेट दैट यूक्रेन विल इनएविटेबली लूज। हारना है, लेकिन कत्लेआम से मैं बेजार हूं। और उसके बाद वो कहते हैं एनीवन हु रियली केयर्स, रियली थिंक्स, ये तो मीट ग्राइंडर टू स्टॉप। ये जो कीमा बनाने की मशीन बंद होना चाहिए, पीस नाउ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं बैकबोन को बंद कर दूं स्टारलिंक सिस्टम को, तो तमाम यूक्रेनियन आर्मी की फ्रंट लाइन कोलैप्स हो जाएगी। ये जो पहला पैरा उन्होंने लिखा है, उसकी जो आखिरी 3 लाइन्स हैं वो इस पैगाम का निचोड़ है। उसके बाद वो कहते हैं, यहाँ तक तो बात उन्होंने देखा ना, पूरी बैकबोन और आर्मी। अगर हम इसको 2 मिनट रखते हैं तो मैं उसको बात कर लेता इसके ऊपर। बैकबोन ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। अब आप देखें, स्टारलिंक अगर मैं बंद करूं, एंटायर फ्रंट लाइन विल कोलैप्स। फिर उसके बाद वो इसी एक और ट्वीट उन्होंने किया एक्स पे, वो कहते हैं प्लेस सैंक्शंस ऑन टॉप 10 यूक्रेनियन ओलिगार्क्स। ये जो 10 यूक्रेनियन ओलिगार्क्स हैं, अरब खरबपति यूक्रेन के, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, खास तौर पे वो जिनके मेंशंस हैं मोनाको में। एंड दिस विल स्टॉप इमीडिएटली, फौरन जंग बंद हो जाएगी। दिस इज द की टू द पजल। ये जो है वो उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि भाई ये पैसा दे रहे हैं और जंग को चाह रहे हैं और असला खरीदवा रहे हैं दरमियान में, और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जो मोनाको में मेंशंस लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक अगर बंद होता है, ये फौरन जब ये मुलाकात शुरू होने जा रही है तो उन्होंने स्टारलिंक बंद करने का बात करी। इससे पहले इंटेलिजेंस कवर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, साइबर कवर भी ख़त्म हो चुका है, फौजी इमदाद भी बंद हो चुकी है, और तेज़ी के साथ रशिया जो है वो आगे यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर रहा है। ये 2022 में जब जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रूस की, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद जो है वो इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है, उन्होंने स्टारलिंक ये खोल दिया था। पहले तो उन्होंने ये प्रोवाइड की थी सर्विस, और ये तासुर था कि शायद वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन बाद में पता ही चला कि वो इसके चार्जेस ले रहे हैं, और चार्जेस लेने के लिए उन्होंने कुछ अरसे के बाद इसका मुतालबा किया था। और फिर जो है वो इन्होंने ये कहा था कि मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं तो इसको फ्री में तो दिखा नहीं सकता, चला नहीं सकता बहुत अरसे। तो फिर ये हुआ था कि ये अक्टूबर 2022 में, 3rd स्लाइड में कोट कर दूं यहाँ पे, इन्होंने कहा था कि ही कैन नो लॉन्गर पे फॉर क्रिटिकल सैटेलाइट सर्विसेज, और पेंटागन से इन्होंने कहा था कि वो पैसे दें इसके। और फिर इसके बाद ही हुआ था कि ये जो है ये इन्होंने इसका पैसा जो है वो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था पेंटागन के साथ बाद में, और फिर पोलैंड ने इनकी हेल्प करना शुरू की थी। पोलैंड ने बहुत बड़ा जो है वो ये कहा था कि हम इसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, और इसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे और इसके पैसे देंगे, और पोलैंड ने इनकी हेल्प करना शुरू कर दी थी। इसमें पोलैंड आ गया था बाद में।
अच्छा, पोलैंड, ये सारा यहाँ पे सिलसिला बना हुआ है। और पोलैंड के जो पोलैंड पे ज़रा हम रुकते हैं ना। पोलैंड पैसे दे रहा था सारे स्टारलिंक को, काफ़ी ज़्यादा जो उनके ये जो सिस्टम्स हैं, इसमें से कोई मेरे ख्याल से 19,500 कुछ 40-45 हज़ार में 19,500 के पैसे जो हैं, वो जो उनके स्पेशल सिस्टम्स हैं इनके, वो उनकी पेमेंट जो है वो पोलैंड कर रहा था। अच्छा, पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है एक बहुत अहम बयान उन्होंने दिया, और उनका नाम डोनाल्ड टस्क है। वो ये कह रहे हैं कि पोलैंड को न्यूक्लियर वेपन्स बनानी चाहिए। पोलैंड को न्यूक्लियर वेपन्स बनानी चाहिए, न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ पोलैंड को बढ़ना चाहिए। और हम इन हालात में जहाँ पे फ्रांस की तरफ कभी हम देख रहे हैं, कभी हम बरतानिया की तरफ देख रहे हैं, कभी हम किसी और मुल्क की तरफ देख रहे हैं, तो पोलैंड को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए अपने। पोलैंड जो है वो उसकी और रशिया की एक तारीख़ है, और बहुत पेचीदा तारीख़ है। यानी इस तरह से है पोलैंड और रशिया की तारीख़ के, ये सदियों से, इनकी सैकड़ों सालों से बेशुमार जंगें हुई हैं। और एक दौर ऐसा भी आया कि जो पोलैंड, यानी जो पोलैंड के लोग हैं, उन्होंने मॉस्को पे कब्ज़ा कर लिया था। ऐसा भी हुआ है। ये जंगें इतनी, और फिर उसके बाद जो है वो 19वीं सदी में, 18वीं 19वीं सदी में रशिया जो है वो पोलैंड के ऊपर आ गया और पोलैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। पोलैंड के अंदर फिर वो मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती रहीं, और पोलैंड दरमियान में ये हो गया था कि ये जो पिछली सदी के अख्ताम में, यानी पहली जंग अज़ीम से पहले, जो रशिया है वो पोलैंड को जर्मन सैटेलाइट स्टेट समझता था, क्योंकि जर्मनी के साथ मिल गए थे पोलैंड के लोग रशिया से आज़ादी के लिए। लेकिन ये हुआ कि जर्मनी हार गया, तो जर्मनी हार गया तो फिर रशिया आ गया, ठीक है। और उसके बाद रशिया आ गया तो फिर यहाँ पे जो है वो मामलात उलट पुलट हो गए। फिर ये हुआ कि वो पोलैंड के लोग जो हैं वो सोवियत यूनियन के साथ मिल गए, सोवियत यूनियन के साथ मिल गए कुछ अरसे, क्योंकि ज़ाहिर है रशिया आ गया, सोवियत यूनियन तो बाद में बना, रशिया आ गया। उसके बाद ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो है वो एक मरला ऐसा आया कि सोवियत यूनियन और जर्मनी ने मिलके ये 19 ये मेरे ख्याल से 1940 या 39 की बात है, सोवियत यूनियन और जर्मनी ने मिलकर पोलैंड पर हमला कर दिया। ऐसा भी हुआ है। और फिर उसके बाद जब, क्योंकि जर्मनी के साथ थे, तो जर्मनी जब शिकस्त खा गया, यानी वहाँ पे हिटलर और उससे पहले जो विमर स्टेट थी, तो उसके बाद ये हुआ कि जब, इसीलिए वो बात करती है ना, वो याल्टा कॉन्फ्रेंस में जब ये मिले तीनों, चर्चिल और रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन, तो बात कहते हैं कि अक्सर जो है इनमें ये बात होती रही कि जी पोलैंड के अंदर, पोलैंड की जो वो है बॉर्डर्स हैं वो क्या होंगे। जोसेफ स्टालिन इस बात में इंटरेस्टेड थे कि पोलैंड जो है ना, पोलैंड और रशिया के, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत पुराने इनके, और फिर ये हुआ कि वो पोलैंड का जो नक्शा है वो जोसेफ स्टालिन की मर्ज़ी के मुताबिक बना, और उसके नतीजे में ये हुआ कि अच्छा, जब ये जंगें दरमियान में होती थी ना, तो ये आखिरी जंग हुई ना, तो पोलैंड उसमें जीत गया, लेकिन बहुत सारे इलाके पोलैंड के हाथ से निकल गए। बेलारूस निकल गया, बेलारूस पहले पोलैंड का हिस्सा था, बेलारूस, यूक्रेन, लिथुआनिया, ये इलाके निकल गए, ये उनकी स्टेट्स बन गए। तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। लेकिन पोलैंड जो है ना, वो फिर जब ये सरजंग शुरू हुई, तो उसमें आप देखें ना कि वार्सा पैक्ट, तो वार्सा तो पोलैंड में है, तो वार्सा पैक्ट और ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर सोवियत ब्लॉक में चला गया। फिर खैर जब बर्लिन वॉल गिरी और उसके बाद सारे मामलात हुए, तो पोलैंड के अंदर हमेशा, क्योंकि एक तारीखी तौर पे, अच्छा इसका एक मजहबी एंगल भी है, पोलैंड और रशिया का जो तनाव है ना, इसका एक मजहबी एंगल भी है। मजहबी एंगल ये है कि जब ये हुआ था ना ग्रेट शिज़म, जो 1054 में जो ग्रेट शिज़म हुआ था, जिसमें दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी ईसाइयत,
और एक जो बन गया था, एक बन गए थे रोमन कैथोलिक, यानी जो रोमन चर्च से थे, और दूसरे जो ऑर्थोडॉक्स थे जिनको कॉन्स्टेंटाइन, सेंट कॉन्स्टेंटाइन या कुस्तुनतुनिया। तो जो पोलैंड था वो ये सन 990 या 91 92 ऐसे करके जो है ना, ये उसमें ये सबसे पहले ईसाइयत कबूल कर ली थी पोलैंड ने, लेकिन चर्च के साथ की थी, रोमन चर्च के साथ। जबकि ये उधर चले गए थे रोमन चर्च के साथ, और ये जो रशिया की जो साइड थी, और जहाँ यूक्रेन और रशिया और ये जो साइड थी, ये ऑर्थोडॉक्स के साथ थे। और ये जो है ये उस ज़माने में ये वो दौर है, पहले मैं बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये जो है ये अगर सेकंड मैप हम देखें ना उस ज़माने का, तो ये केविन रॉस, ये केविन रस किसको कहें, अगर केविन रस का इलाका होता था, बहुत बड़ा इलाका केविन रस का। और केविन रस की फोर्थ में हम देखें तो मैं केविन रस का एक बहुत बड़ा इलाका होता था। केविन रस से ही फिर लफ्ज़ रशिया निकला है। तो केविन रस का इलाका होता था, इसमें रशिया भी है, इसमें यूक्रेन भी है, इसमें ये बाल्टिक स्टेट्स भी आ रही हैं। ये एक केविन रस का बहुत बड़ा इलाका होता था। एनीवे, तो उसके बाद ये हुआ कि वो एक जो है वो, अच्छा फिर उसमें एक जो है, जब ये एक और इलाका है जो कैलिनग्राड है। कैलिनग्राड अगर नक्शे पे देखें तो कैलिनग्राड जो है वो रशिया का एक इलाका है, मौजूदा रशिया का। और वो जो है वो उसकी जगह बड़ी अजीब है कि वो रशिया से बाहर पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान है। यानी अगर हम इस नक्शे में देखें तो एक ये रशिया गुलाबी नज़र आ रहा है ना हमें, जो पिंक है वो रशिया है, लेकिन एक छोटा सा पिंक हमें नीचे भी नज़र आ रहा है, कैलिनग्राड। तो लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान, यानी एक तरफ लिथुआनिया है, एक तरफ पोलैंड है, और एक तरफ बाल्टिक सी है। अब इस मैप को ज़रा गौर से देखें, ये मॉस्को किधर है और ये यहाँ पर रशियन फौज बैठी है कैलिनग्राड। कैलिनग्राड जो है ये रशिया का जो है ये एक्सक्लेव है। और ये कैलिनग्राड, पोलैंड जब कहते हैं ना कि हम रशिया के बॉर्डर चीख रहा होता है पोलैंड, तो वो जो है वो चीख रहा इसलिए होता है कि कैलिनग्राड में रशिया की फौज बैठी हुई है, और कैलिनग्राड जो है ये रशिया में, यानी मॉस्को से बहुत दूर है। अच्छा, बीच में लिथुआनिया वालों की शामत आ जाती है, कभी वो प्रेशर पड़ता है, वो रोक देते हैं कैलिनग्राड तक जो खाना जा रहा है, खाना पीना जा रहा है, वो रोक देते हैं। लेकिन अब कैलिनग्राड रशिया का हिस्सा है, और कितनी दूर है, लिथुआनिया के थ्रू जाता है। कभी वो लिथुआनिया प्रेशर आता है, वो रोक देते हैं, फिर वो रशिया प्रेशर डालता है, लिथुआनिया उधर से खोल देता है रास्ता, वो कैलिनग्राड फौज पहुंच जाती है। तो फौजें बैठी हुई हैं रशिया की, कहाँ, कैलिनग्राड में। अब कैलिनग्राड ये पोलैंड के सर पे है। मैप को अगर देखें, वैसे तो ये मैप ज़ाहिर है एक किसी और अंदाज में हम इसको देख रहे होते हैं मैप को, लेकिन ये बिल्कुल अलग दूर, यानी मॉस्को से कोई कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये रशिया का हिस्सा है। अब पोलैंड जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये रशिया, और रशिया की एक जनाब यहाँ पे फौजें आती हैं जाती हैं, यहाँ पे वो मिसाइल फिट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अच्छा, बेलारूस भी उनके साथ है। बेलारूस बिल्कुल नक्शे में देखें तो बेलारूस बिल्कुल आपको कैलिनग्राड के साथ नजर आएगा, बेलारूस मेन रशिया के साथ भी है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, बीच में देखें ना बेलारूस तो बिल्कुल लिथुआनिया, ये बेलारूस साथ है और ये बीच में फिर इधर कैलिनग्राड है। तो मुझे बताएं कि लिथुआनिया की पोजीशन कितनी अजीब है, एक तरफ रशिया, एक तरफ कैलिनग्राड, नीचे बेलारूस, और इधर पोलैंड की पोजीशन कितनी खराब है, बेलारूस ऊपर सर पे रशिया। एनीवे, अब मसला ये है कि वो तो पोलैंड इनसिक्योर है, पुरानी हिस्ट्री भी चल रही है, फिर ये ज्योग्राफी आप देखें अजीब, और फिर वो जंगें हो रही हैं, और यानी ऐसा भी हुआ ना, मैंने कहा मॉस्को पे पोलैंड आ गया, पोलैंड पे रशिया आ गया, ऐसा भी हुआ है। और जर्मन दरमियान में ये जर्मनी के साथ चले गए, फिर जर्मनी के साथ रशिया के साथ चले गए, फिर रशिया जर्मनी के साथ मिल गया, फिर उन्होंने इन पे हमला कर, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। वो कह रहे हैं अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे न्यूक्लियर, वो सर पर उसको पता नहीं है। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर ये बात बहुत बढ़ रही है कि भाई हमारे अपने न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, और ये न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमारे पास नहीं होते तो उसके नतीजे में ये हमारे लिए बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यूरोप, अभी मैं वापस आता हूँ, ये गज़ा के हालात, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इस पे एक और बात यहाँ पे, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है बड़ी आज इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि कैन द यूएस स्विच ऑफ यूरोप वेपन, यूरोप के जो वेपन्स हैं ये 11th, क्या वो जो वेपन्स सारे अमेरिका से लिए हैं, अब ये बहुत अहम
सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि क्या अमेरिका से जो वेपन्स लिए हैं हमने, क्या उनका स्विच अमेरिका के पास ही है, सीक्रेट स्विच? और इसमें अगर हम इसको आगे देखें, इसमें अगर वो इसमें इसी मजमून में आगे ये भी है कि भाई ये जो अच्छा, अमेरिका इसको डिनाई करता है कि नहीं, सीक्रेट वेपन्स, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो वेपन्स हम सप्लाई कर रहे हैं आपको, ये आपके पास ही कंट्रोल है। अगर अब ये देखें ना, इसमें अगर हम देखें ये टोटल, इसको देखें आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है कि टोटल जो असला है मुकम्मल, आप ये देखें कि ये अमेरिका के, ये नेटो के फाइटर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या सूरत हाल है कि अमेरिका के 2951 है और बाकी सारे नेटो के मिल के 2064 है। ये आप नीचे चले जाएं तो यूएस ओरिजिन जो है वो 1108 है और पूरे नेटो के जो है वो 902 हैं, सारे मुल्कों के मिला के। और इसी मैप में हम नीचे चलते चले जाएं तो फिर वो आगे जहाज़ों की डिटेल्स और वो सारी में नजर आती हैं, तो पता ही चलता है कि सारा तो अमेरिका का असला है सारा। अच्छा, इसमें अगर वो हमने पता नहीं इसमें हाईलाइट किया है कि नहीं, वो जो सीक्रेट ब्रिटेन्स के हवाले से इसी मजमून में था या किसी और में था, इसी में, इसी जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इसी में आगे फिर ये बात भी इसमें उन्होंने कही है कि ये सीक्रेट, क्या ये मुमकिन है कि किसी मरहले पे अमेरिका जो है ये कहे कि जी हमने तो इस्तेमाल नहीं करना। ये आप देखें तो ये F-15 के यूरोपियन सप्लायर्स और अब ये यूके के पास भी हैं, ये कुछ सिस्टम उनके जो है यूके में बने हुए हैं, रोज रॉयस कुछ जो है कहीं बने हुए हैं, कुछ कहीं बने हुए हैं, कुछ कहीं बने हुए हैं, कुछ नीदरलैंड ने कुछ एक पुर्जा लगाया हुआ है, किसी ने दूसरा पुर्जा लगाया हुआ है, दिया अमेरिका ने, इटली वालों ने कुछ दुम पे कुछ दुम छला लगा दिया उसका 35 का, किसी नॉर्वे ने कुछ कर दिया, डेनमार्क ने, मतलब अजीब एक चूंजू। वो मसला ये है कि ये इसका कंट्रोल किसके पास है? क्या ये पूरा जो आज तहरीर है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या ये सारे, ये तो मैंने कल बात की थी कि यूके के जो डेटेंट्स हैं, अब इसमें देखें ना, ये सारे इसमें ये आ तो रहे हैं, ये तो है तो ब्रिटेन के, लेकिन ये सारे इनका जो सिस्टम है वो तो अमेरिका के अंदर, ये जो ट्राइडेंट D5 मिसाइल्स हैं और बाकी सारा सिस्टम ये तो अमेरिकन मेड है। तो क्या जो है ये जो मिसाइल है, इस US ट्राइडेंट D द मिसाइल इस US बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, जो कि बरतानिया के डेजिग्नेटेड वॉरहेड्स के ऊपर, ओ भाई जब ऊपर आगे का अमेरिका ने बनाया हुआ है तो ये पीछे से जो हिस्सा है मिसाइल का, तो अगर वॉरहेड उनका है तो ये मिसाइल क्या करेगा? ये आतिशबाजी का वो फुसफुसा पटाखा है, ये मिसाइल है, क्या है? एक से किसी ने बना दिया, दूसरे किसी ने बना दिया, तो वो अब यूरोप के अंदर ये हो रहा है कि भाई इसको ये कैसे, क्या कोई सीक्रेट बटन एग्जिस्ट करता है? ये एक सवाल वहाँ पैदा हो रहा है। और अगर कोई सीक्रेट बटन नहीं है तो फिर जो है ये कैसे? अच्छा, ये जो बात मैंने की ना, ये अगर हम 9th स्लाइड देखें, ये पोलैंड जो है वो वेपन्स लेने की बात कर रहा है। पोलैंड मस्ट लुक एट एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये डोनाल्ड टस्क कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं वो बात है जो अगर आगे इसका कोई जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें कहीं दर्ज हो, तो ये इस मजमून के अंदर वो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ये शदीद कंसर्न्स पैदा हो गए उनको कि वो उनके पास वेपन्स नहीं हैं और वो इन्हिसार किसी पे भी नहीं कर सकते, बशमूल फ्रांस के साथ बात हो रही है। फ्रांस अपने लिए, मैंने कल भी बात की थी कि वो अपने वेपन्स उनके लिए हैं और उनके अंदर अपना एक मामला पैदा हो गया। अच्छा, एक किताब जो है इसी दौरान, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब भी एक एन मौके पे आ गई, अलेक्जेंडर विंडमैन की किताब है। अलेक्जेंडर विंडमैन जो है ये यूक्रेन बॉर्न एक अमेरिकन आर्मी के एक ऑफिसर रहे हैं और उसके बाद उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी सर्व किया। इनकी किताब एक जो है वो आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, द फॉल ऑफ रियलिज्म। और ये थर्ड अगर हम दिखा सकें, हाउ द वेस्ट डिसीव इटसेल्फ अबाउट रशिया, हाउ द वेस्ट डिसीव इटसेल्फ, अपने आप को धोखा दिया उन्होंने अबाउट रशिया एंड बिट्रेड यूक्रेन। अच्छा, अब ये जो अलेक्जेंडर विंडमैन की किताब है, ये इस वक्त मेरा, अच्छा ये
किताब इन्होंने ये चूँकि ज़ाहिर फ़ौज में भी रहे हैं, फिर यूक्रेन से ताल्लुक़ है, फिर ये जो पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसका ये मेंबर भी थे। इन्होंने बहुत से सारे वाक़यात लिखे, शुरू से इन्होंने सोवियत हिस्ट्री बताई। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने की है, ये कह रहे हैं बुश जब दौर था और जिसमें ये एक्सपेंशन हो रही थी सारी नेटो की 2008 में, और ये सारा जॉर्जिया, ये सारा मामला, तो कहते हैं बुश इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जितने ज़्यादा वो मैकेन इंटरेस्टेड थे उस वक्त, और मैकेन दबाव डाल रहे थे कि इसको नेटो की एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो बहरहाल ये काफ़ी मेरे ख्याल से मौजूदा हालात के लिहाज से एक ऐसी टाइमिंग पे आई है जो ये किताब बेस्ट सेलर हो रही है। अच्छा, ये यहाँ से तो उनके वो अब न्यूक्लियर का सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम अब क्या, यूरोप खामोशी से वो पीछे चला गया, ये ज़ेलेंस्की साहब उठ के सऊदी अरेबिया आ गए। सऊदी अरेबिया में कल से इजलास शुरू हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया में जब इजलास शुरू होगा, ये अगले 2-3 दिन सऊदी अरेबिया इम्पॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया भी इम्पॉर्टेंट, कायरो भी इम्पॉर्टेंट, जॉर्डन भी इम्पॉर्टेंट, सीरिया में तो और वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक टाइमिंग्स ऐसी हैं कि जब ये इजलास यहाँ हो रहा होगा अमेरिका का और यूक्रेन का सऊदी अरेबिया में, तो जो चाबहार की जो बंदरगाह है उससे कुछ फासले पे 3 मुल्क अपनी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। उनमें से एक मुल्क तो हो गया ना ईरान, दूसरा मुल्क हो गया रशिया, और तीसरा मुल्क हो गया चाइना। और वो अपने डिस्ट्रॉयर, चाइना अपने डिस्ट्रॉयर और सब वो भेज के यहाँ चाबहार के नज़दीक उनकी जंगी मशकें हो रही होंगी कल से, और ये अगले चंद दिनों तक जंगी मशकें जारी रहेंगी, जिस दौरान ये मैं 6 लाइट ईरान की जो ऑफिशियल उनकी साइट है वो कोट कर रहा हूँ, ईरान चाइना रशिया विल किक ऑफ सिक्योरिटी बेल 2025 मंडे से। और भाई उधर वो बैठे होंगे, उधर वो इजलास शुरू हो जाएगा, यानी उधर मशकें शुरू हो जाएंगी। और इन मशकों को जो है वो जाहिर है कि वहाँ भी फोर्थ हम देखें तो ये चाइना ने भी इसको इम्पोर्टेंट है, मशकों की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, कि चाइना, ईरान एंड रशिया टू कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस। और फिर उसको ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, ईरान एंड रशिया टू होल्ड जॉइंट नेवल ड्रिल आई मिलिट्री कॉपरेशन बूस्ट। अच्छा, टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो फिर ये सारा का सारा यहीं पे आ गया, यानी वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यहाँ पे सारा आ गया। इसी दौरान जो है वो उर्दन में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप समझने के इजलास हो रहे हैं, मुलाकात होनी है, वक्फा लें फिर उसके बाद कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कैसर साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने चाहिए। एक बार फिर इलेक्शन मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ जो मैंने बात की थी ना, कि क्या अमेरिकन जो वेपन्स हैं उनका कोई किलर स्विच, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स का जो आज जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना कि उसको स्टडी करें, कैन द यूएस स्विच ऑफ यूरोप्स वेपन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पूरी दुनिया में जितने अमेरिका अपने वेपन्स दे रहा है, तो क्या उसका कंट्रोल, कुछ सीक्रेट बटन एग्जिस्ट करता है, कुछ स्विच किल एग्जिस्ट करता है। तो इसको इसी फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ही अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें ऊपर से ये इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं कि इफ़ दे सी हाउ ट्रम्प इज डीलिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे शुड बी वरीड, यानी यूरोप के लोग जो हैं, ही इज़ थ्रोइंग हिम अंडर द बस। ये तो कोई जाना पहचाना जुमला लग रहा है, थ्रोइंग हिम अंडर द बस के नीचे फेंक दिया। अच्छा जी, बड़ा अच्छा आदमी है ये जो भी हैं, ये मिखाइल ग्रेव। लेकिन उसके बाद जो अगली बात इन्होंने की है, सच इज़ द कंसर्न दैट डिबेट हैज़ टर्न टू वेदर द यूएस मेंटेन्स सीक्रेट सो कॉल्ड किल स्विचेस दैट वुड इमोबिलाइज एयरक्राफ्ट्स एंड वेपन सिस्टम्स वाइल नेवर प्रूवन। साबित तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एक एरोडायनेमिक्स एडवाइजरी के कंसल्टेंट को कहा, इफ़ यू postulate the existence of something that can be done with a little bit of software code, it exists। अच्छा, यानी अमेरिका जो है वो इसमें अब ये नहीं बहस छिड़ी हुई यूरोप में कि अमेरिका से असलहा अगर ले भी लिया है तो क्या वो अमेरिका इस खामोशी से उसको रोक सकता है किसी जगह पे। 2024 सितंबर में जो साइंटिफिक अमेरिकन है उन्होंने इस पर एक डिटेल से लिखा हुआ है काफ़ी।
एक ऐसे उनका रिसर्च है कि द केस फॉर किल स्विचेस 13th, द केस फॉर किल स्विचेस इन मिलिट्री वेपनरी। तो इसके ऊपर इसको देख सकते हैं जिन लोगों ने देखना चाहें, लेकिन बहरहाल ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से वेपन्स लेके क्या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मशरिक़ वस्ता या वेस्टर्न एशिया में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त तेज़ी के साथ। एक तो ये है कि हमास की जो डायरेक्ट टॉक्स हैं, एब्राम बॉलर जो कि उनके एब्राम बॉलर जो एडम बॉलर्स जो कि उनके खसूसी इन्वॉय, और फिर स्टीव विटकॉफ जो कि साथ यहाँ पे वो तो हॉस्टेजेस को डील करने के लिए इन्वॉय हैं, और ये जो स्टीव विटकॉफ हैं ये इस वक्त यूक्रेन में भी रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर भी गज़ा के हवाले से भी। इनके साथ कई मुलाकातें हुई हमास की, हमास के लोगों ने तस्दीक कर दी, उसमें खलील हाइया हैं, बाकी शख्सियात हैं, दोहा में मुलाकातें हुई हैं, और इसके ऊपर इसराइल काफ़ी नाराज़ भी है, गुस्से में भी है, बल्कि उनके एक वज़ीर ने टेलीफोन पे काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह भी की है, लेकिन वो मतलब फ़ोन पे काफ़ी वो चीखे हैं ये अमेरिकन के साथ बात करते हुए। लेकिन ये है कि उन्होंने ज़रा खामोशी से कोई जवाब नहीं आगे दिया, और उनकी डायरेक्ट इनके साथ बातचीत हो रही है हमास के साथ। हमास ने उस पर ये बात की है कि भाई हमसे बातचीत हो रही है तो दहशत गर्दों से तो बात नहीं होती, हमें माना तो सही है ना अमेरिका ने। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसराइल का डेलीगेशन दोहा पहुँच रहा है, और वहाँ पर मंगल को स्टीव विटकॉफ गालिबन आ जाएंगे, कल रात को पहुँच जाएंगे। मंगल को वो स्टीव विटकॉफ दो काम करेंगे ना, एक तो वो ये इसमें हिस्सा लेंगे जो गज़ा के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, दूसरा वो हिस्सा लेंगे जो यूक्रेन के हवाले से मुज़ाकरात हो, तो दोनों में स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट, और मार्को रूबियो भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बात है वो ये तय हुई है कि हमास ने अरब प्लान मान लिए, वो अरब प्लान जो कि इजिप्ट ने पेश किया था, और वो अरब प्लान जिसको OIC ने इंडोर्स कर दिया था, और वो जिसको चाइना ने इंडोर्स कर दिया, वो जिसको रशिया इंडोर्स कर चुका है, जिसको बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया जिसको इंडोर्स कर चुकी है अरब प्लान। लेकिन उससे हटके भी एक बात हो रही है, उससे हटके अब ये हतमी तौर पे ये तो छोड़ देना कि वो गज़ा पे बम गिरेंगे और ये उसको तो वो साइड पे रखें, वो तो ये नेतन्याहू को तो वही अंडर द बस फेंका जाएगा, जैसे ये ज़ेलेंस्की के लिए आज फॉर फाइनेंशियल टाइम्स ने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ना, थ्रोन अंडर द बस। ये तो शायद अंडर द बस भी ना आ जाए, ये तो वॉर क्रिमिनल है, ये तो वॉर क्रिमिनल है। इसका तो एक प्रॉपर ट्रायल होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसका ये बिल्कुल बीच में फारिग हो गया। इसको हट के अब इसको हटा दिए साइड पे कर दिए। एक डेलीगेशन वहाँ पे गया है, और उसमें जनाब वो उसको भी हटा दिए, रॉन दरमर को भी हटा दिए, वो जो इसका नुमाइंदा खसूसी या करीबी दोस्त था उसको मुज़ाकरात से निकाल दिए। अब शिनबेत की तरफ से एक कोई कोड नेम इस्तेमाल हो रहा है, एम मिस्टर एम मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तो मिस्टर एम कौन है ये अब ये पता चल जाएगा हमें, लेकिन फ़िलहाल उनको मिस्टर एम ही रखा जाए। मिस्टर एम जो है इसराइल की तरफ से शरीक हो रहे हैं, वो दोहा पहुँच गए। और एक बात ये हो रही है जो इन्होंने अमेरिकन ने की है कि उन्होंने बात ये की है कि जी इसको पहला जो मरहला है सीज़ फायर का, इसको आगे इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, और इसमें वो पास ओवर के दिन भी आ जाएंगे जो 19 अप्रैल तक है, जो कि जो यहूदी हैं उनका एक मुकद्दर, ये वो दिन जब उनको फ़िरौन से आज़ादी मिली थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर आ गए थे उनसे फ़िरौन से बचा के, तो वो दिन, और उसके बाद फिर रमज़ान भी गुजर जाए, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। वही कह रहे हैं कि हमास कह रही है कि नहीं, जो असल मुआहदा था उसी के ऊपर चलें, और इसी दौरान ठीक है अगर हम ये राज़ी भी हो जाते हैं इस बात पे, अमेरिकन कह रहे हैं कि इस दौरान वो अमेरिकन जो 5 अमेरिकन हैं, अब 5 अमेरिकन से मुराद एक ज़िंदा है और 4 की बाकियात हैं अमेरिकन के, लेकिन वो हॉस्टेजेस में ही शुमार होता है, जब आता है ना हॉस्टेजेस, तो उसमें ये बाकियात और ज़िंदा और मुर्दा सारे शुमार हो जाते हैं 12। तो 5 अमेरिकन हैं, उनमें एक ज़िंदा है और 4 की बाकियात मौजूद है वहाँ पे। तो अमेरिकन उसमें भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमास ये कह रही है, हमास का कहना ये है कि वो तो इशू नहीं है, वो तो हम दे देंगे अमेरिका, वो तो डायरेक्ट उनकी जो बातचीत हो रही है वो अभी वो क्या बातचीत है उसमें इसराइल टोटल आउट है। लेकिन वही कह रहे हैं कि इस दौरान जो है अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं पहले मरहले को, इसको एक मुस्तकिल जंगबंदी तक लेके जाएं, आर्जी जंगबंदी तक नहीं, क्योंकि दूसरा मरहला जब भी शुरू होना था तो वो मुस्तकिल जंगबंदी पे होना था। थोड़ी देर पहले फिर गज़ा पे एक अटैक करके शहीद कर दिया उन्होंने एक वहाँ पे, लेकिन ये नेतन्याहू के आखिरी वो दिन नहीं होते, बुझते चिराग अभी तक नज़र आ रही जो सूरत हाल है। तो सीज़ फायर कंटिन्यू हो, इसमें इमदाद भी जा रही है, अंदर लोग रोज़ा भी खोल रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं गज़ा में। दूसरी अहम बात जो है उनकी ये है कि भाई इसमें आप रफ़ा क्रॉसिंग को भी खोल दें, रफ़ा से खोलें, क्योंकि इजिप्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप जो है वो इसराइल की फ़ौज का विड्रॉ कर दें कंप्लीट, और इसको कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ ले जाएं, यानी मुकम्मल जंगबंदी। और इसके बाद हमास ने उस बात पे भी हमास एग्री कर गई है कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी जो होगी वो उसमें
ऐसी काबिल कबूल शख्सियात, ये बहुत पहले बात हम कर चुके हैं। इनके नामों पे काफ़ी हद तक चाइना, रशिया, टर्की, अरब ममालिक, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान सारे ऑन बोर्ड हैं। वो दरमियान में रूल करेगी और वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इसको नाम दिया जाएगा या कोई और नाम दिया जाएगा। बहरहाल वो कमेटी होगी जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी। वो गज़ा पे हुक्मरानी करेगी टिल अगले इलेक्शंस, जब तक अगले इलेक्शन या सियासी ढांचा नहीं बनता। अब असलहा और ये सारी बातें कहाँ पे जाएंगी, क्या जाएंगी, वो सारा मुसव्वदे में अमेरिकन के साथ डायरेक्ट बात हो रही है। उसमें इसराइल को साइड पे कर दिया। ये बिल्कुल वही किया है जैसे यूरोप को साइड पे कर दिया ना। यूक्रेन की बात अब सऊदी अरब में हो रही है। इसी तरह जो हमास के साथ बात हो रही है या फ़लस्तीनियों के साथ जो बात हो रही है, उसमें इसराइल को साइड पे कर दिया। यानी तुम तो हटो ना बीच में, ट्रबल मेकर साइड पे हो जाए सारे और बराह रास्त बात करने दें। तो हमास से डायरेक्ट बात हो रही है। तो इजिप्ट के अंदर जो है ये मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट है। हमास की टीम दोहा में भी है, हमास की टीम जो है वो काहिरा में भी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग, ये सारा सबका इशू है, ये सबका इशू है कि इसमें ये सारे जो हैं ये पूरी दुनिया का इशू है। फ़लस्तीन का इशू जो है वो इस वक्त ये इतना, इसको ख़ास तौर पे जब वो बात हुई थी कि इतने 1000 पाउंड वजनी बम गिराए जाएंगे, तो ये OIC ने भी सब ने इंडोर्स कर दिया इसको। तो वो तो अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे और उसमें ये बात आती रहेगी कि वो कौन सी तारीख, कितने लोग, कितना एक्सटेंट हो गया, क्या हुआ, सारा हुआ। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था, ओमान के अंदर आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है ओमान के अंदर। और वो जो एक्टिविटी उसको कहें या उसको वो इसलिए कि ये जो सीरिया है, शाम, ये जो है ये इसके हालात मखदूश हो रहे हैं। और अहमद शराह की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कोई 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जो कि कुछ उसमें साबिक सदर असद के जाने वाले हैं, कुछ एलवाइट्स हैं। एलवाइट्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एलवाइट जो हैं वो ये वो मसलक है जो कि हाफिजुल असद और बशारुल असद का एलवाइट्स। अहले तशी जो ईरान के असना शरी या बाकी जो अहले तशी हैं वो इनको अहले तशी नहीं मानते थे। ता वक्त ये कि मूसा सदर जो कि लेबनान के थे, मूसा सदर ने फतवा जारी किया था कि ये अहले तशी हैं। लेकिन मतलब है कि क्योंकि उसकी वजह यह है कि मतलब मैं वैसे बात करूँ ना, मैं तो एक ज़माने तक ये जो यजीदी इनका तो समझ नहीं आता था। इनका तो अजीब ही एक मसला कि बहुत सारे मसाले कैसे हैं, ये मज़ाहिब ऐसे हैं, समझ नहीं आता। मतलब मिसाल के यजीदी कहते हैं कि जी वो जन्नत में जो है वो माफ़ कर दिया था शैतान को। अब माफ़ कर दिया था तो फिर इब्लीस को, तो फिर ये क्या सिस्टम चल रहा उनका ये है। तो वो तो बिल्कुल ही उनको तो अलग, क्रिश्चियंस भी उनको नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन जो अलावाइट्स हैं वो जो है वो इमाम को रसूल से बड़ा दर्जा देते हैं। अब मैं इससे आगे नहीं बात करना चाहता। रसूल से बड़ा, तो रसूल से बड़ा क्या दर्जा होता है, वो जो भी है उसको आप करें। तो वो उसकी वजह से इनको नहीं ज़्यादा, अब ये अपने मतलब ये पाँचों अराकीन पे यकीन भी रखते हैं, जैसे हज, नमाज, कलमा, ज़कात। लेकिन ये हज के लिए कहते हैं मक्का नहीं जाना, अलामत है। तो एनीवे बहरहाल जो भी है इशू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बीच में दरमियान में इसको सेक्टेरियन कलर ना हो जाए। तो आज जॉर्डन में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जॉर्डन में, उर्दन में। वहाँ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ पे जो है वो जॉर्डन के अपने हैं फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे कतर के, वहाँ पे 5 अहम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है। और साथ ही उनके वज़राए ख़ारजा भी हैं, साथ उनके सीरिया से भी लोग गए हुए हैं, कतर से भी हैं, सऊदी अरेबिया, बाकी सारे मुल्क। वो पूरी कोशिश हो रही है कि इस वक्त मामलात को यहाँ पे इसको सेक्टेरियन जंग ना ले। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इराक भी है। अच्छा, इराक को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि इराक में शिया सुदानी की हुकूमत है, यानी अहले तशी की हुकूमत है। तो उनका और अहमद शरा का इस वक्त एक साथ एक जगह पे होना बड़ा ज़रूरी है ताकि सेक्टेरियन कलर ना दिया जाए। और ये जो फसाद वहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इसराइल के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये ध्यान में रखेंगे इसराइल चैंपियन बना हुआ है द्रूज कि द्रूज कम्युनिटी जो है वो देखे ना, वली जुमलात आए थे मिलने के लिए, वली जुमलात मिले थे ना कि अहमद शरा से। वली जुमलात जो है वो द्रूज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लिवांत के इलाकों में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें इराक के वज़ीर ख़ारजा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्डन में वो हैं, जॉर्डन ने इससे पहले भी सीरिया के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, साथ सीरिया के लोग भी हैं। और क्योंकि ज़ाहिर फतवे और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर वो रिवेंज किलिंग्स भी हो रही हैं और बाकी सारे भी। तो ये आज जो शाह अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, उन्होंने इनको बुलाया है सबको, अलग से मीटिंग्स भी हुई हैं। और इसमें जॉर्डन भी है, इसमें जो है वो इराक भी है, इसमें सीरिया भी है। इराक और सीरिया का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि 2 मुख्तलिफ मसालिक और एक्सट्रीम
यानी इधर तो अहमद शरा की गवर्नमेंट बिल्कुल ही वो है ही ना, जो कि माजी में दाइश वगैरह से रहे हैं, तो वो इसका कुछ सेक्टेरियन कलर ना जाए। तो मेरे ख्याल से सीरिया के अंदर आज बड़ी इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है। ये जंग, ये जो झगड़ा फसाद, ये जो भी करवाने की कोशिश कर रहा है, इसमें इसराइल बड़ा खुश हो रहा है। वो बड़ा खुश हो रहा है कि दुरूस के हम चैम्पियन बन जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी। लेकिन ये कि ये हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ये सारा मामला जो है ये आपस में बैठ के हल करें। और ये जो खाना जंगी की कोशिश हो रही है दरमियान में सीरिया की, सीरिया ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट बन चुका है बदकिस्मती के साथ। लेकिन यह है कि टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट में थे ना अभी अहमद शरा, तो ये सारे जो हैं ये जो फसाद फैला हुआ है सीरिया में, इसको यहीं रोकेंगे ताकि इंसानी जानें ना जाएँ, चाहे किसी मसलक के हों, किसी भी तरह से हों, किसी मज़हब के हों, और ये मामला जो ये ख़त्म होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।